क्या क्या किया, कंडीशनल्स बनाया है। कंडीशनल में एक index.html फाइल है हमारी, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ HTML बॉडी और ये मेन से कनेक्टेड है। आगे हम हर जगह यही फाइल यूज करेंगे। और मेन में हमने क्या किया है, हमने ले लिया एक x इज इक्वल टू 10 where y इज इक्वल टू 5, और हमने एक कंडीशन नीचे लिख दी। हमने कहा कि अगर x जो है, इफ x ग्रेटर देन y हो तो कंसोल लॉग कर दो x इज ग्रेटर देन y, और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में जाओ और कंसोल लॉग कर दो y इज ग्रेटर देन x। ये इतना सा काम किया है। अब हम इस फाइल को स्टार्ट करते हैं। इसी index.html को ओपन कर लेते हैं हम और देखते हैं कि क्या सही में कंडीशनल स्टेटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंसोल स्टार्ट कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन y। ठीक, चलते हैं, चेंज करके आते हैं। अभी x बड़ा है, मैं y को 55 कर रहा हूँ, फाइल सेव कर रहा हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, y इज ग्रेटर देन x। क्लियर, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे कैसे लगा सकते हैं, हजारों लाखों तरीके हैं। 2 नंबर थे तो हमने 2 नंबर के लिए लगाया था। अगर यहीं पे हमारे पास 3 नंबर होते तो मैं क्या करता कि 3 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक, कि वह z इज इक्वल टू मान लेते 3 था। तो अब क्या करेंगे, तो भाई नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट लगाइए। ठीक, समझिएगा ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप बैठ करके इनको अच्छे से और अच्छे से समझिएगा। तो ये 2 नंबर तो हमने चेक किया था, तो मैंने कहा x अगर y से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y है, यहाँ तक तो ठीक था। बट इस इफ के अंदर आया मैंने कहा x ग्रेटर देन y है, ये तो सही बात है, x ग्रेटर देन y है तो सही बात है, बट क्या z से भी बड़ा है? भाई y से बड़ा है ये तो बात समझ में आ गई यहाँ पे, बट क्या z से भी बड़ा है? और ऐसे जब यहाँ एल्स में आए हमको ये तो पता चल गया कि y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है, बट फिर हमें जानना पड़ेगा कि क्या y z से भी बड़ा है। तो अब क्या करना है, तो मैं यहाँ आया, मैंने फिर कहा अंदर 2 चीजें बची ना मेरे पास, क्या बचा अब, x और z, इन दोनों में चेक करना है कि कौन बड़ा है। y से x बड़ा है, y से x बड़ा है, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 बचे जिनको हमें चेक करना है। ठीक, अब हमने कहा इफ x ग्रेटर देन z। अब अगर x z से भी बड़ा है, अगर x z से भी बड़ा है तो हमने कहा कंसोल लॉग कर दो वापस से, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन ऑल, x सबसे बड़ा है या x इज ग्रेटेस्ट, जो भी लिखना हो। नहीं तो एक एल्स वाला पार्ट और बना लेता हूं यहाँ पे, है ना। अब मुद्दा ये है कि x y से तो बड़ा है, x y से बड़ा है, तब हम अंदर आए हैं, पर z से छोटा है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर x y से बड़ा है, मैंने कहा ये y था और ये x था, ठीक, तो मैंने देखा कि ठीक है y छोटा है और x बड़ा है, पर फिर मुझे पता चला कि जो z है वो x से भी बड़ा है। तो अगर z x से भी बड़ा है तो बट ऑब्वियस है कि z जो है वो y से बड़ा होगा। सही बात दिख रहा है सामने, देख लेते हैं करके। तो अगर ऐसा हुआ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो मैंने कहा z इज ग्रेटर देन ऑल, z सबसे बड़ा है। अब क्या हुआ कि मैं एल्स पार्ट में आता हूं, इफ वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, बट अगर पहले ही x जो है वो y से छोटा निकल गया, अब क्या हुआ कि मैंने y और x का कंपैरिजन किया। ठीक, मैंने देखा कि y इतना बड़ा है और पता चला x उससे छोटा है, तो x को तो बाहर कर दो मैच से, काम खत्म। लेकिन अभी z की हाइट पता करनी है मुझे कि वो कितनी है। मैंने कहा ठीक है चलिए करते हैं। यहाँ आए, y इज ग्रेटर देन x है, ये तो एश्योरिटी है। तो अगर y x से बड़ा है तो एक तो मेरे पास y आ गया और दूसरा z बचा है मेरे पास, जिसका मुझे पता करना है कि कितना बड़ा है। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा इफ y इज ग्रेटर देन z, अगर y z से बड़ा है तो फिर तो y सबसे बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ऐसा है तो y इज ग्रेटर देन ऑल कर दो भैया। लेकिन 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 अब ये तो हमें पता चल गया था कि x से बड़ा है, और अब अगर z से भी बड़ा है, भाई z की हाइट देखी गई इतनी थी, y की हाइट इतनी थी, तो मैंने कहा y इज ग्रेटर देन ऑल, ठीक था। बट अगर कहीं z की हाइट बहुत ज्यादा निकल गई तो अब एक एश्योरिटी, x तो गेम से पहले ही बाहर हो चुका है, y और z में कंपटीशन था,
तो अब जब देखा कि मैंने कहा कि क्या y z से बड़ा है, तो मुझे रिस्पॉन्स मिला फाल्स। क्या मिला? फाल्स। फाल्स का मतलब हो गया कि y z से बड़ा नहीं है। अगर y z से बड़ा नहीं है तो y भी गेम से बाहर हो गया, और जो बचा वो z है, इसका मतलब z सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स पार्ट में जाकर के इसके, ऐसी किसी भी कंडीशन में कि भैया z इज ग्रेटर देन r, z सबसे बड़ा है। ठीक, अन्य का एक कोड बनाया। मसला यहाँ 3 नंबर का एडिशन समझा, मतलब 3 नंबर में कंपैरिजन समझाया हूँ, बट हम समझने आए थे कंडीशनल स्टेटमेंट कि यहाँ भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी, जैसे किसी भी लैंग्वेज में लगा सकते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं किसी भी चीज पे। पूरा सब कुछ इसी पे होना ही आगे चल के। अन्य का चलो लोड करें, तो पता चला y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन r। y x से भी बड़ा है और y सबसे बड़ा है। देखते हैं चल के, सही बात थी। मैंने कहा ठीक है, z को मैंने 300 कर दिया। मैंने कहा चलो रिफ्रेश करते हैं, y इज ग्रेटर देन x, z इज ग्रेटर देन r। मतलब ऐसे लिखी छोड़ दिए लाइन, आपके ऊपर है कैसे लिखते हैं आप। तो y x से बड़ा था तो यहाँ आया, y x से बड़ा था, x 10 था, y 55 था, यहाँ क्या हुआ होगा? फॉल्स आया होगा। जब यहाँ कंपेयर हुआ होगा तो x 10 है और y मेरा 55 है। जब का क्या 10 55 से बड़ा है, तो उसने कहा नहीं, फॉल्स। फॉल्स हुआ तो सीधा एल्स में आ गया, यहाँ आया और प्रिंट कर दिया y इज ग्रेटर देन r, सॉरी ग्रेटर देन x। फिर y और z में कंपेयर हुआ तो y 55 था और z जो था वो था 300। तो क्या 55 300 से ज्यादा है? नहीं है, तो रिटर्न हुआ फॉल्स। और जब भी इफ में फॉल्स मिलता है तो एल्स ब्लॉक में जाता है, इसने कहा z इज ग्रेटर देन r और ये प्रिंट कर दिया। ठीक, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी सपोर्ट करता है। सही बात। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखते हैं अपना अगला टॉपिक। कंडीशनल देख लिया, अब फंक्शंस देखते हैं कि क्या जावास्क्रिप्ट फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। चलिए देख के आते हैं। मैं ये कंडीशनल को कॉपी कर ले रहा हूँ और इसी से मैं ये फंक्शंस बना लेता हूँ। कि क्या जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। index.html से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, जाके ओपन विथ गूगल क्रोम कर देना है और ये मेन फाइल को नोटपैड में खोल लेते हैं। ठीक, इस बार हमें फंक्शंस चेक करने हैं। क्या चेक करना है? फंक्शंस चेक करना है। तो इन सब की कोई जरूरत नहीं, ये 3 नंबर है मेरे पास, इनको यहीं रहने देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। ठीक, अब क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा है और यहाँ ये हमारी फाइल खुली हुई है। हम इसका डेवलपर मोड ओपन करके कंसोल पे देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक, अब कुछ भी नहीं है। जब खोला था तो वो कंसोल प्रिंट हुआ था क्योंकि तब लिखा हुआ था, अब कुछ नहीं है। अब क्या मैं यहाँ फंक्शन बना सकता हूँ? तो मैं नॉर्मली जैसे हम पहले फंक्शन बनाते तो वैसा एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन एड 2 नंबर्स। ठीक, और उसमें क्या भेजूंगा मैं? num1 भेजूंगा और num2 भेजूंगा। सिंपल सा फंक्शन बना के चेक कर रहे हैं क्या जावास्क्रिप्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है। अगर 2 नंबर आ जाएंगे तो मुझे क्या करना है? मुझे उनका सम करना है। मैंने कहा इज इक्वल टू num1 प्लस num2 और मैं यही प्रिंट कर दूंगा console.log सम, और यहां से इसको मैं कॉल कर लेता हूं और इसमें 2 नंबर मैं भेज रहा हूं। चलिए चल के देखते हैं। 24 बदल देता हूं नंबर 13, यानी कि जब ये यहाँ आ रहा होगा तो ये ऐड टू नंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसमें दोनों आर्गुमेंट भेज रहा है। पहला आर्गुमेंट 1 है, वो num1 में जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट 12 है, वो num2 में जाएगा। num1 और num2 को ऐड करके यहाँ पे इनको सम में रख रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यानी कि फंक्शन भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इवेंट डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा ठीक है,
इवेंट को सपोर्ट करता है कि नहीं, हम पढ़ रहे इवेंट ड्रिवन है क्या है कि नहीं, तो हमने देखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट एचटीएमएल ऑन क्लिक कुछ चेंज किया, ठीक, कुछ भी चेंज किया, तो ये हम करके देख चुके हैं कि क्वेरी सेलेक्टर से एचटीएमएल को सेलेक्ट करके उसके लिए ऑन क्लिक का फंक्शन लिख सकते हैं। और आप ये एक तरीका था, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने तरीके होंगे। जैसे इसने क्या किया कि पहले माई एचटीएमएल उठा लिया, इस एचटीएमएल को क्या किया, एक एचटीएमएल के टैग में एक वेरिएबल में रखा और इस वेरिएबल से उठा करके उस पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दिया। कैसे भी काम करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब ठीक है, ये इमेज चेंजर का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक। हमें इमेज चेंजर वाला प्रोग्राम चलते हैं, बना करके देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता है। चलिए, मतलब दो इमेजेस रखेंगे और उनको टॉगल करके देखेंगे कि क्या वो टॉगल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यहाँ पे एक index.html की फाइल बना लेते हैं। जब हम टेक्स्ट टॉगल कर चुके हैं तो इमेज टॉगल करने में कुछ भी नहीं है, बस करके देखेंगे। अभी एक यहाँ पर फाइल बना लेते हैं main.js। HTML में हमको अब अच्छे से पता है कि हमको क्या करना है। बार बार लिख रहा हूं आपके सामने ताकि आपके दिमाग में ये चीजें थोड़ा बैठ जाए कि क्या करना है। एक हेड पार्ट होता है और दूसरा बॉडी पार्ट होता है, ठीक। और तीसरी चीज आती है इस बॉडी पार्ट में नीचे, स्क्रिप्ट वाला पार्ट। जो हमने फाइल बनाई थी उसका नाम हमने रखा है main.js और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। main.js फाइल ओपन कर लेता हूँ यहीं पे। और मैं यहाँ पे अलर्ट लिख रहा हूँ। बार बार मैंने ये बात कही आपसे, याद रखिएगा कि कभी भी कोड करते वक्त और चीजों में ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम करके देखिए, कभी भी नहीं फंसेंगे। ज्यादा तेज भागेंगे, सोचेंगे सारा काम कर दूं फिर एक बार चेक करूंगा, तो फंस जाएंगे। हाय आ रहा है, ठीक है, यानी कि पेज वर्क कर रहा है। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। देखिए कुछ नया नहीं है, नया होता तो मैं एक एक चीज टाइप करके बताता चलता, जब तक नया नहीं आएगा। सबसे पहला इसने क्या किया, माई इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर IMG। मैं अभी ये कॉपी करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि फ्रंट एंड मेरा टारगेट नहीं है, बैक एंड नोड.js मेरा टारगेट है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात कि कुछ चेंज नहीं है, यही चीज अभी हम करके भी देख के आए हैं। सिर्फ इसने क्वेरी सेलेक्टर से क्या किया, क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, किसी भी एक टैग का रेफरेंस होल्ड कर लेता है, लाके इसको दे देगा। यानी IMG है ना, तो सबसे पहली बात तो है कि मेरे इंडेक्स पे एक IMG टैग होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बॉडी में मैं एक IMG टैग बना देता हूँ और इसको बंद भी कर देता हूँ। चलिए देखता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है मुझे। फिर अंदर आया, इसने कहा कि ऑन क्लिक, इस इमेज पे जब भी क्लिक करूं, जब भी मैं क्लिक करूं फंक्शन पे, ठीक। हमने HTML पे ऑन क्लिक किया था, ये बटन पे ऑन क्लिक किया था, इस बार ये इमेज टैग पे ऑन क्लिक करना चाह रहा। मैंने कहा ठीक है, तो एक फंक्शन इसने अटैच कर दिया। यही फंक्शन क्या है इस वक्त, इस इमेज टैग का लिसनर है, ठीक। तो अब इमेज टैग का लिसनर है, इमेज टैग का लिसनर है। अब हमें समझना पड़ेगा ना कि हम अगर अभी इस पेज को लोड करेंगे, अभी मैं ये हटा रहा हूँ नीचे का कोड थोड़ा देर को, ठीक। और मैं यहाँ अलर्ट लगा दे रहा हूँ, ऐसे इसमें हाई लिख दे रहा हूँ और पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैं कहाँ क्लिक करूँ इस हाई के लिए, देख रहे हैं, मैं कहीं भी क्लिक कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो इमेज टैग है कहाँ पे। मुझे पता ही नहीं है कि इमेज टैग है कहाँ पे मेरे पेज में, कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, नल है, देख रहे हैं, कुछ है ही नहीं है उसके अंदर, तो वो कहीं नहीं मिलेगा।
तो एक प्रॉपर उस पे इमेज लगाऊं ताकि वो मुझे दिखाई देना शुरू हो। ठीक, चलिए इमेज लेके आता हूं। ये दो इमेजेस यहां से मैं कॉपी कर ले रहा हूं, इन्हीं से हम काम कर लेंगे। ये यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और ये git.png जो है इसको मैं वहां लगा देता हूँ चल करके इमेज में, ताकि दिखाई देना शुरू हो जाए। मैंने कहा ठीक है भाई, तो इमेज यहाँ लगाई थी मैंने, तो मैं इमेज के सोर्स पे क्या लगा दे रहा हूँ, git.png, और अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। दिख गई इमेज, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो वो नल था, और अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये अलर्ट मिल जाएगा। तो ये चीज हमने करके देखी है कि एक इवेंट को एक लिसनर को अगर अटैच कर दे किसी इवेंट से तो वो काम करता है। जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो हाय बोलेगा हमें। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि अब थोड़ा तरक्की करना है और हाय की जगह इस इमेज को बदल देना है, जैसे टेक्स्ट टॉगल करा था। लेकिन टेक्स्ट टॉगल एक बटन पे करा था, इस बार उसी पे क्लिक करने पर उसी को चेंज करने वाले हैं। ठीक, अब आपने क्या कहा, ठीक है ये अलर्ट नहीं करना है मुझे। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि जो ये SRC लगाया है, भाई अगर टॉगल करना है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि लगा क्या है, तब तो मैं बदलूंगा ना। यानी कि SRC चाहिए मुझे, जैसा कि हमने वहां पे टेक्स्ट कंटेंट निकाला था। मैंने कहा ठीक, लेट इमेज SRC इज इक्वल टू, इमेज टैग मैंने बना रखा है यहाँ पे। मैंने कहा माई इमेज टैग डॉट एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने के लिए गेट एट्रीब्यूट होता है। ठीक, ये सब क्या है इमेज के, जो अंदर लिखा होता है, जो भी चीजें आप अंदर लिखते हो, SRC लिखा है, स्टाइल शीट लगाएंगे, क्लास लिखेंगे, ठीक, क्लास लिखेंगे, आईडी लिखेंगे, ये सब एट्रीब्यूट है। जो एक टैग के अंदर जितनी चीजें आप लिखते हैं ये सब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक, तो मैंने कहा गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए आपको, आपने कहा SRC चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो प्रिंट करके देखूंगा पहले कि मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। पता चला कि मैं पूरा कोड लिख के खत्म कर दूं और ये फंक्शन ही नहीं कॉल हो रहा था। मैंने इसको कंसोल लॉग कर दिया और रिफ्रेश कर दिया इसको। मैंने कंसोल पर गया और मैंने यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ लिख के आ गया, नीचे दिख रहा होगा ये git.png दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, मैंने कहा ठीक है, चलो इससे ये साबित हो गया कि ये क्लिक करने पर इसका नाम मुझे मिल गया है। इसी नाम पे मैं सारा काम करूंगा, इसी पे मैं चेक करूंगा कि क्या भैया ये जो नाम यहाँ प्रिंट किया है, तो मैंने कहा ये जो img src है, क्या ये git.png लिखा है, क्या ये git.png लिखा है। तो अगर इसने कहा कि हाँ ये git.png लिखा है, हाँ ये git.png लिखा है, तो जैसे ये गेट एट्रीब्यूट कर रहे थे वैसे ही हम सेट एट्रीब्यूट करेंगे, वैसे ही हम सेट एट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, सेट कर दो एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, तो जो गेट करा था वही सेट करना है। बस गेट करते वक्त आप सिंपल सा एट्रीब्यूट का नाम बताएंगे, उसकी वैल्यू लाके दे देगा। बट सेट करते वक्त एट्रीब्यूट के नाम के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि वैल्यू क्या सेट करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक और मेरे पास फाइल है ये js.png, मैंने कहा एट्रीब्यूट की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, js.png कर दीजिए। चलिए चला करके देखते हैं। क्लिक करा, बदल गई फाइल, कि साइज हमने कंट्रोल नहीं करा हुआ है इसलिए इमेज जितनी बड़ी होगी साइज उतनी बढ़ जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। प्लस पेज भी जूम कर रखा है, तो ये js.png लग गई। बट अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एल्स पार्ट में हमने कुछ लिखा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बनाया इसका एल्स पार्ट, तभी तो टॉगल करेगा ना। और मैंने कहा कि भैया अगर git.png लिखा था तो js.png लगा दिया, बट ना लिखा हो, मतलब ये git.png ना हो, तो भैया git.png ही लगा देना। तो अब जब js.png पे क्लिक करेंगे तो खट से git.png पे आ जाएंगे आप। js पे गए, git पे आए, js पे गए, git पे आए। अब आपके इमेज पे क्लिक करने पर इमेज बदल रही, वहां बटन के क्लिक करने पर बदल रहे थे, यहाँ इमेज के क्लिक करने पर बदल रहे हैं। तो ये सब आपके हाथ में है कि आप किस चीज पे क्लिक करने पर क्या चेंज करना चाहते हैं। ठीक, आप चाहते हैं कहीं पर भी मैं क्लिक करूं पेज पे ये इमेज चेंज हो जाए, कहीं पे भी क्लिक करूं ये इमेज चेंज हो जाए। तो मैं इसको बंद कर रहा हूं, इसको भी बंद कर रहा हूं, इमेज चेंजर ऑन, इमेज क्लिक, है ना। अब आपने कहा कि नहीं अब हमें थोड़ा और कुछ बताइए, हम चाहते हैं कि इमेज चेंजर ऑन
पेज क्लिक कर दीजिए। ठीक, मैंने कहा ठीक है सर, करके देखते हैं होना है नहीं होना, सब तो वक्त बताएगा ना। मैंने कहा ये दोनों फाइल खोल लेते हैं। दोनों क्यों, सिर्फ एक ही फाइल काफी हमारे लिए। ठीक, इस वाले को HTML को उसमें ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम में। अब क्या था कि आप ना पेज के क्लिक पे, तो ये जो फंक्शन मैंने इमेज के क्लिक पे लगाया था, मैंने कहा कि इमेज के क्लिक पे ना लगा करके मैं पेज के क्लिक पे लगा दूंगा। पेज मेरा क्या HTML ही तो पेज है। मैंने कहा यहाँ HTML लिख दो। ठीक, अब क्या हुआ, क्वेरी सेलेक्टर में HTML डाला तो पूरा HTML पेज सेलेक्ट हो जाएगा। और मैंने इस पेज के क्लिक पर एक ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाया है जो चेक करेगा कि इमेज का एट्रीब्यूट क्या है, जैसे चेंज हो रही थी वैसे ही चेंज कर देगा। मैंने कहा चलो देखते हैं करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पर भी सिर्फ इमेज पे जाके नहीं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ राइट साइड में, यहाँ नीचे क्लिक कर दे रहा हूँ, कहीं पेज पे क्लिक कर दो ये इमेज अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक, ये हमने करके देख लिया, सेलेक्ट हो गई इमेज और कुछ नहीं। तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और वो जो इस्तेमाल करना है वही आपका लॉजिक है। ठीक, उसी को लॉजिक कहते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कहा था कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो यूजर के नाम को वैलिडेट करेगा। देख सकते हैं, बना लेते हैं चल करके प्रोग्राम, और देखते हैं यूजर नेम को वैलिडेट करके कि क्या हम वैलिडेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैलिडेट यूजर नेम। ठीक, फाइल तो हम एक काम करते हैं, चलिए बनाते ही हैं, शुरू से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडेक्स डॉट HTML होगी, और एक JS की फाइल बनाऊंगा। इन दोनों को नोटपैड में खोल लें और इसी इंडेक्स वाली फाइल को गूगल क्रोम में ओपन कर लूं। डेवलपर मोड खोल करके रख लेते हैं ताकि जरूरत पड़े तो हमें पता हो कि हाँ ठीक है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब तो हमें धीरे धीरे आदत हो जाएगी, हमें पता है कि सबसे जरूरी चीज है कि एक HTML है और ये HTML क्लोज है। अगर सिर्फ बॉडी पार्ट की जरूरत है तो बॉडी पार्ट बना करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और इसमें एक H1 टैग लगा देता हूँ। ठीक, इसी टैग में ला करके मैं नाम सेट कर दूंगा। उसके अलावा मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, स्क्रिप्ट, जिसका सोर्स क्या होगा main.js, और स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको बंद भी कर दो। ये हो गया हमारा HTML वाला काम। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि मैंने देखा था कि मैं ऐसे प्रॉम्प्ट कर सकता हूं। एंटर योर नेम। ठीक, साथ में मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत है इस चीज की कि मुझे ये H1 टैग मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिखा H1 टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1। ठीक, H1 टैग भी मिल गया है मुझे, और मैं कह रहा हूं बार बार कि मैं वेरीफाई करता हूं, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करता चलूं कि मेरा ये H1 टैग यहाँ आया या नहीं आया। तो मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा। पहली चीज की ये प्रॉम्प्ट आया मेरे आगे, दूसरी चीज की ये H1 टैग दिख गया, यानी दोनों चीजें काम कर रही हैं। अब इस प्रॉम्प्ट से मुझे यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक, अब मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं, सेट यूजर
नेम, और इस फंक्शन में मैं यूजर नेम भेजूंगा। ठीक, जो यूजर नेम मुझे मिलेगा तो हम पहले भी करके देख चुके हैं। मैंने कहा h1 टैग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू जो यूजर नेम आएगा, जो यूजर नेम आएगा मैं उसको यहाँ सेट कर दूंगा। तब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ यहाँ पर इतना करना है कि सेट यूजर नेम फंक्शन को कॉल करना है और जो यूजर नेम यूजर देगा उसको मुझे सेट कर देना है। तो वैलिडेशन कहाँ आया, मुद्दे की बात ये है। मैं कहा रन करो, यूजर नेम मैंने दिया, अदर यूजर नेम यहाँ पे आके सेट हो गया है। सही था, फंक्शनैलिटी अच्छी चल रही थी मेरे वेबसाइट की, सब कुछ सही चल रहा था। तब तक एक दिन एक बंदा आता है और यहाँ ओके कर देता है और कहता है कि यार तुम्हारे पेज पे तो कुछ लिख के ही नहीं आ रहा है। यहीं से वैलिडेशन की शुरुआत होती है। भैया उस समझदार था, यहाँ आकर के कैंसिल कर दिया, यहाँ आके ओके कर दिया, कुछ दिया ही नहीं वैल्यू। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई इफ यूजर नेम इज इक्वल टू नल, ठीक। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो मैं अलर्ट कर दूंगा, प्लीज एंटर योर नेम। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फिल्स लगा चुके हम लोग। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं उसका नाम प्रिंट कर दूंगा। अगर चलो देखते हैं, प्रॉम्प्ट हुआ, उसने ओके करा, काम नहीं करा। ठीक, यानी कि कैंसिल करने पर तो वो आ रहा है प्लीज एंटर योर नेम, बट ओके करने पर नहीं आ रहा है। ठीक, कैंसिल करने पे तो आ रहा है अलर्ट, ओके करने पे नहीं आ रहा है। हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट है, क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं। हमने कहा लाओ लेंथ प्रिंट करके देखते हैं इसकी, कि जिस टाइम पे ये यहाँ आ रहा है, ठीक, हो सकता है वहां नल ना आता हो, ब्लैंक स्ट्रिंग आती हो। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, इसकी लेंथ प्रिंट कर देते हैं, देखते क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया, ओके किया, 0 आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मैं अपने चेक को और अपडेट कर देता हूं, नल हो या। तो अब यहाँ हमें ये बात पता चली कि जावास्क्रिप्ट इन ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक, अगर करता होगा इस और को तो काम करेगा, नहीं करता होगा तो पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में और कैसे लगाते हैं। मैंने ओके करा, क्या कह रहा है प्लीज इंटर योर नेम। मैंने फिर रिफ्रेश करा, मैंने कैंसिल करा, क्या कह रहा है प्लीज इंटर योर नेम। तो अब या तो नल दे दीजिए आप, या फिर आप कुछ मत दीजिए। दोनों ही केस में अगर ब्लैंक स्ट्रिंग जाएगी, कैंसिल कर दिया मतलब आपने ऑपरेशन ही कैंसिल कर दिया, बात ही खत्म हो गई। ओके भी किया है तो आप एक नल स्ट्रिंग भेज रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 0। दोनों ही केस हमने हैंडल कर लिया। तो जब भी हम कोड करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो हमें इस तरीके के हजारों केस सोचने पड़ते हैं। यही सोचना आपका लॉजिक है, यही सोचना आपका लॉजिक और आपका एनालिसिस है कि आपने पेज देखा, आपने कहा कि ठीक है ब्लैंक कैंसिल किया तो ठीक है यहाँ हैंडल हो रहा था, आगे नहीं बढ़े। हमने कहा ओके करते हैं बिना वैल्यू दिए, तो हमने देखा कि यहाँ आ रहा था। ठीक, हमने कहा ठीक है अब नाम दे देते हैं, तो नाम आ गया। फिर हमने कहा ठीक है अगर हम यहाँ नल लिख दे तो क्या होगा, तो ये नाम है क्योंकि स्ट्रिंग दिया आपने, ये नल नहीं है। जावास्क्रिप्ट नल स्ट्रिंग में लिखे हुए, मतलब इस नल में और इस नल में फर्क है। ये नल एक स्ट्रिंग है और ये नल मतलब जावास्क्रिप्ट वाला नल है जिसका मतलब है कुछ नहीं है। ठीक, ये हमने एक बना लिया है, इसको भी बंद कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखता हूं, ग्रामर एंड टाइप्स। कॉपी करता हूं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ये ग्रामर एंड टाइप्स। जावास्क्रिप्ट इज, ग्रामर एंड टाइप्स के नीचे बहुत से सारे टॉपिक ही उसके नीचे है, ये सब जितने आप पढ़ते जाएंगे सब उसके नीचे आएंगे। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, ठीक, एंड यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ठीक, यूनिकोड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि इस वक्त करेंटली सबसे बड़ा कैरेक्टर सेट जो है हमारे पास वो यूनिकोड है। ठीक, तो इसमें सारे, जैसे ये देख रहे होंगे जर्मन कैरेक्टर है,
जिसके ऊपर उमलाउट का सिंबल लगा है, जो डबल डॉट दिख रहे हैं ऊपर उसको उमलाउट बोलते हैं। ठीक, तो ये लगा हुआ है। नॉर्मली अब सी में आप जा करके ये कैरेक्टर डिक्लेयर करना चाहेंगे तो अगर वो आस्की को सपोर्ट करता है, यूनिकोड को नहीं सपोर्ट करता है, वहां आप ये कैरेक्टर यूज करेंगे तो फेल हो जाएगा, इसको नहीं पहचानेगा। ठीक, और ये कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट यूनिकोड को सपोर्ट करता है, तो मैं देखूंगा कि क्या मैं इस कैरेक्टर को लिख पाता हूँ एज अ वेरिएबल या नहीं लिख पाता हूँ, एज अ वैल्यू नहीं, एज अ वेरिएबल। उसके अलावा इसने कहा केस सेंसिटिव है, मैंने कहा चलो देखते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं गया, और एक काम करता हूं मैं, और एक फोल्डर बना लेता हूं ग्रामर नाम से, इसके अंदर जाता हूं, एक फाइल बना लेता हूं HTML की, इसका नाम रखता हूं केस सेंसिटिव .html। क्या करूंगा, इसको ओपन कर लूंगा, एडिट कर लूंगा, और साथ में इसी को क्लास ओवर होने वाली, क्लास रिकनेक्ट हो जाए तब करते हैं इसको।